अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक सवाल से कर लेता हूँ मैं। बड़ा आदमी कौन होता है? जो दिल का बड़ा हो। हाँ, जो दिल का बड़ा हो, मतलब जो बिल का बड़ा हो। बिल देने में कभी उसे प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल और कोई ऑप्शन नहीं। खुले दिल का, वैसे भी खुले दिल का लोगों को एकोमोडेट करे। किसी जगह पर बैठा हो और कोई नया बंदा उसकी महफिल में आए तो वो बिल्कुल एक वेलकमिंग वार्म जेस्चर्स दिखाए, तो बड़े दिल का आदमी हो। अपना काम कभी कभी छोड़ के जो है वो आपका मसला सुने, आपके साथ जरा दो चार दुख सुख करे, तो बड़ा आदमी है भाई। आजकल की दुनिया में टाइम कोई नहीं देता। हाँ, टाइम वरना कोई नहीं देता आपको। वक्त सबसे अहम तरीन और महंगी तरीन चीज़ है। जो आपको अपना वक्त दे वो मेरे ख्याल में बड़ा आदमी है। जी, आपके ख्याल में बड़ा आदमी, मेरे ख्याल में बड़ा आदमी वो है जो उम्र में बड़ा है या कद में बड़ा है। काम का कॉम्प्लिकेशन है, आप लोग ले आते हैं दिल का चाहिए फलाना नहीं। भाई चीज़ों को सिंपल भी रखना सीखें। अवैस, मुझे लगा कभी आप, मतलब मेरी खाम ख्याली है कि अवैस ने बहुत कोई डीप सोच सोची है और वो कभी कभी मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ मैं ऊपर ऊपर से तैर के वापस आ जाता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन मैं खैर ये तो मजाक की बात थी। मैं बताना ये चाह रहा था कि बड़ा आदमी बुनियादी तौर पर वो होता है कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो कि कभी नाकाम ना हुआ हो किसी काम में। बड़ा आदमी वो होता है जो नाकाम होता है और फिर उस नाकामी के बाद उठ खड़ा होता है और फिर कामयाब होता है। उसे नाकामी से डील करना आता है। नाकामी उसे गिराती नहीं है, नाकामी उसके टारगेट को उससे दूर नहीं करती, नाकामी उसका विज़न ख़त्म नहीं करती, बल्कि नाकामी उसे और मोटिवेट करती है और अपने विज़न की तरफ जाने के लिए राग़िब करती है। वो होता है बड़ा आदमी जो कि गिरता भी है और फिर उठता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। बिल्कुल, तो ये है जी बड़े आदमी का किस्सा। और बड़े आदमी के किस्से के बाद हम चलते हैं न्यूज़ का हिस्सा जो हमारे प्रोग्राम में है। तो आइए 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली की डेडलाइन गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। असम्बलियों की तहलील, आईन में तरमीम और जुलाई में इलेक्शन। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात में शराइत। इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ़ख्र की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान 500 वनडे जीतने वाला तीसरा मुल्क बन गया। अमरीकी टीवी के मकबूल मेज़बान जेरी स्प्रिंगर इंतकाल कर गए। सूडान में फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तबीयत में बेहतरी आ गई। जल्द मामूल की मसरूफियात शुरू करेंगे, तुर्क वज़ीर सेहत। और अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में फ़ौजी चौकी पर हमले में 33 फ़ौजी हलाक, 12 ज़ख्मी। ये था जी दुनिया भर से ख़बरों का एक मजमूआ जो हमने आपके सामने पेश किया। अब ज़रा मौसम की ख़बरों के मजमूए की तरफ चलते हैं, क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है और ऐसा कुछ तब्दील हुआ है कि हर जगह पर बारिशों का सिलसिला है, ख़तरनाक सिलसिला है और लैंडस्लाइडिंग के भी खतरे हैं, बहुत सारे शदीद खतरे हैं। और लोगों को चाहिए कि वो अपने, और महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ अलर्ट्स भी जारी हो चुके हैं जी। तो पाकिस्तान डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी उसका भी अलर्ट आ गया। मैंने तो अपना वीकेंड पे इधर उधर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस्लामाबाद में ही रहूंगा मैं इसकी गवाह हूं कि ये इनका प्लान था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना, अपने आप को जान जोखिम में डालें ना अपनी फैमिली को जो है रिस्क में डालें, और थोड़ी सी तफरीह के लिए जिंदगियों के खतरे जो है यही बारिश को एंजॉय कर लें भाई, और क्या इसमें क्या मसला है। बिल्कुल। तो अच्छा, कराची में भी बारिशें जो है वो आज से शुरू हो रही हैं। मौसम की सूरत हाल मजीद जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान महकमा मौसमियात के। उनसे ज़रा जानते हैं कि अब आने वाले दिन कैसे होंगे और वो बराह रास्त आवाम को क्या तलकीन और जिसको कहते हैं ना मशवरे देंगे मौसम के हवाले से और घूमने फिरने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि आने वाले कुछ दिन हैं वो पाकिस्तान के किस किस खित्ते के लिए कैसा कैसा मौसम ला रहे हैं? वैसे तो पिछले चंद दिनों के दौरान खास तौर पे उनके जो जनूबी हिस्से हैं उनमें मतलब ओवरऑल जो था वह बरआलूद था और पांच मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश जो है, और खासतौर पर बलूचिस्तान के हिस्सों में चंद एक मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में भी जो सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से हैं उनमें मतलब बरआलूद रहेगा और चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश, उसके साथ झालाबारी का इम्कान है। आइंदा 2 रोज के दौरान तो जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, नॉर्दर्न हाफ है जिसमें पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर हिस्से हैं,
उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ और मूसलाधार बारिश नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादातर साउथ पार्ट में सिंध बलोचिस्तान के हिस्सों में रहेगी। लेकिन 2 दिन बाद अर्ली नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते के दौरान जो है सोमवार मंगल के रोज़ जो है पंजाब के जो ज़्यादातर बालाई हिस्से हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़्यादातर इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, कश्मीर में हैं, इन इलाकों में भी फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर जो है जालाबारी की भी तवक्को है। अच्छा, अब जो आपने बताया कि इन 2-3 दिनों में साउथ के रीजन में ज़्यादा बारिशें होंगी, ये कितनी शदीद तो होंगी और ये कब ख़त्म होंगी, ये कब तक जारी रहेंगी? अब फिलहाल तो ये 2 दिन जो हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिंध और बलोचिस्तान के अंदर, और उसके अंदर आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है, और उसके अलावा यालावारी का भी उनके अंदर उसके अंदर इम्कान जो है हिल स्टॉर्म्स के वो भी रहेंगे। क्योंकि मैं कराची का देख रहा था तो लिखा हुआ था वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट पर कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। वैसे तो इस सीज़न में जो हमारे पास है मई जून में या अप्रैल के एंड में इतनी इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स नहीं होती। ज़्यादातर इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स जो हैं वो मानसून सीज़न के अंदर उसके अंदर अकम्पनीड होती हैं, और उसमें फिर ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बन स्प्रॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो भी हज़ार्डस होनी शुरू हो गई है। तो उस सिलसिले में ये है कि हमें जो है एहतियात करनी चाहिए कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं किसी भी सिटीज़ में, किसी भी शहर में जो नशेबी इलाके हैं, उनमें अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाती है। और जो सर हमारे ज़रई इलाके हैं वहाँ पर भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि फसलें बिल्कुल तैयार हैं, उनको कितना ख़तरा है या हो सकता है इन बारिशों से? इस वक्त तो जो ज़्यादातर फसल जो है वो गंदम के हवाले से है कंसर्न ज़्यादा। उनमें ज़्यादातर तो अभी जो साउथ के इलाके हैं, सिंध के या सदर्न पंजाब के जो ज़्यादातर इलाके हैं, उनमें तो अब वो गंदम जो है वो समेटनी शुरू करती भी है। तो आने वाले दिनों में भी जितना ज़्यादा जल्दी अब हो सकता है किसानों को चाहिए कि वो अपना जो काम है वो वाइंड अप कर सकें तो वो कर लें। इसी तरह अगर जो कहाँ पे पानी की सूरत हाल है, जहाँ पे पानी देने की सूरत हाल है, तो वो जो किसान हजरात हैं या जो काश्तकार हैं, जो वेदर फोरकास्ट के हवाले से वो अपनी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको तरतीब दें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, और सूरत हाल उन्होंने बता दी। अब कुछ खबरों की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया से कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो वो शिफा बताएं जी। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको मैं एक खबर दे दूं अल्बानिया से। अच्छा, अब अल्बानिया है या अल्बानिया? अल्बानिया उर्दू में होगा मेरा ख्याल है, अल्बानिया इंग्लिश में होगा। तो आप अल्बानिया मैं कहूँगा अल्बानिया। अल्बानिया के घर से दुनिया का मुख्तसर तरीन कुरान पाक का नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, और ये नुस्खा कितना छोटा है ये मैं आपको बताऊँ। 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा। जी, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा। अब माहिरीन जो हैं उनका अंदाज़ा ये है कि ये 19वीं सदी में लिखा गया, और ये जो घर है उसकी मालिकन मारियो प्रोशी, उन्होंने बताया कि उनके दादा के दादा को नए मकान की जो तामीर थी उसमें कोसोवो में बेसिकली ये नए मकान की तामीर के लिए ज़मीन खोद रहे थे, तब उन्हें एक शख्स का महफूज जिस्म नज़र आया, और ये छोटा सा कुरान उसके सीने पर रखा हुआ था, और उस ख़ानदान ने उसे एक बड़ा फिर मौजज़ा समझा, और वो उस वाक़े के बाद ईसाईयत छोड़कर इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। और बाद में जब कम्युनिस्ट जो आमरीत है उसने मुल्क पर कब्ज़ा किया, तो फिर तमाम मजहबी कुतुब ममनू करार दे दी गई थी, और हुकूमत को जब इस नुस्खे का पता चला तो उन्होंने इसकी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दिया, लेकिन ढूंढ न सके इसको। मारियो प्रोशी के जो वालिद हैं उन्होंने उसे कोयले से भरी हुई एक गाड़ी में छुपाया और सरहद पार स्मगल कर दिया, फिर वो दोबारा गायब हो गया। 1999 में कोसोवो में जंग छिड़ी, तो फिर इसको ज़मीन में छुपा दिया गया था, और जंग के बाद ये नुस्खा प्रोशी के वालिद ने दोबारा तलाश किया। 2012 में उनका इंतकाल हुआ, तो ये कुरान का नादिर नुस्खा जो है वो प्रोशी को मिल गया, और वो कहती हैं कि इस नुस्खे की वजह से हमारे ख़ानदान में बहुत बरकत फैली। क्या बात है, और खूबसूरत कितना, मतलब इतना
प्यारा सा जो है वो, अब जरा आप इसको पढ़ तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये है कि बस वो एक तसल्ली और वो जो एक दिल की कैफियत है वो एक है। और अच्छा, पढ़ने के लिए भी इसका एक मैग्नीफाइंग छोटा सा एक है, लेकिन बहुत एफर्ट है, मतलब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उस एफर्ट के बजाय उस तरह से कुरान इसको नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ये है कि ये मौजूद जरूर है और दुनिया का एक नाज़िर नमूना इसको आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा, एक और चीज़ अहम कि देखें कैसे कैसे वाक़यात हैं इस दुनिया में कि लोगों पर पाबंदियां लगा दी गई अपने मजहबी जो मामलात हैं उनसे दूर रहें। हर मजहबी किताब पर पाबंदी है। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी जब ये आई थी दुनिया में तो उसने यही किया था कि हर मजहब को बैन कर दो। बहरहाल फिर वो वक्त गुजरा है, अब अलग तरीके से मजहबी लोगों के खिलाफ मुहिमें चलती हैं। बिल्कुल। तो वो माइंडसेट जो है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमें नजर आता रहता है। हाँ, आता रहता है, और जो सही लोग होते हैं, जो सही रास्ते पर होते हैं, वो फिर उसको कंडेम भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हुई है, और वो खबर मैं आपको ज़रा लाहौर की दे दूँ। लाहौरी कान खोल के गौर से सुने मेरी बात। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने और बिजली की बचत के लिए मार्केट्स और शादी हॉलों को रात जल्दी बंद करने का फैसला किया था। अच्छा, इस फैसले के तहत बाजार रात 8 बजे और शादी हॉल जो हैं वो सारे 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन अहकाम पर आगाज में अमल हुआ, लेकिन फिर पुरानी हर जो है वो इकदाम की तरह ये इकदाम इधर उधर हो गया, ये इधर उधर हो गया, दाएं बाएं हो गया। तो अब लाहौर की जो डिप्टी कमिश्नर है राफिया हैदर, उन्होंने ऐलान किया है कि शहर की मार्केट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, और इसी तरह रेस्टोरेंट्स और कैफेज जो हैं वो रात 11 बजे बंद होंगे, जबकि जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं वो रात 12 बजे बंद हो जाया करेंगे। अच्छा, मतलब रात को फिर किसी को भूख लगे 1 बजे तो कुछ नहीं आ सकता जी। फिर घर में अंडे रखें जरूर। अच्छा, डिप्टी मारने के लिए नहीं, खाने के लिए आसानी से पक जाता है ना, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर के ऐलान के मुताबिक इन औकात कार पर सख्ती से अमल होगा, और गुज़िश्ता बरस ताजरों ने इन अहकाम की मुखालफत भी की थी। देखते हैं कि अब इस दफ़ा जो है वो फैसलों पर कितना अमल दरामद होता है। लेकिन राफिया साहिबा ने एक डंडा जो है वो दिखा दिया है और सामने टेबल पर रख दिया कि अब ये डंडा जो है वो चलेगा। कहाँ अमल दरामद होता है मोहतरमा, हमारे यहाँ पर कवानीन चंद दिनों के होते हैं। देखिए, वन डिश पे तो जबरदस्त अमल दरामद हुआ है। वन डिश में मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब से वन डिश का आगाज किया था। अच्छा, उसमें जो रेस्टोरेंट्स और जो होटल हैं बाकायदा तौर पे, उनमें तो होता है। फिर जो फार्म हाउसेज लेके शादियां करते हैं वहां पर तो फिर उनका आज की ताज़ा अखबार में ताज़ा खबर सुना दूं आपको कि वजीर आजम ने जो ज़ोहराना दिया था अपनी इत्तेहादी जमातों के लिए, उसके अंदर जो खाने का मेन्यू था ना, बारबेक्यू, फिरनी, हलवा, फ्रूट चाट समेत 6 डिशें थी। मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। ज़ोहराने में किफ़ायत शारी मुहिम की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ये है जी अखबार, और इसमें लिखा हुआ। हम तो भाई फौरन लेकर आते हैं। अच्छा। फौरन लेकर रखो मत, देर ना लगाओ। ये बातें करने की इकदाम की धज्जियाँ ये बिखेर सही। इधर राफिया साहिबा नहीं है ना, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है राफिया साहिबा के अंडर ये जो वो नहीं है, ये इलाका आता, इसलिए अगर आता होता तो यहाँ पर भी इसको अमल दरामद इस पर कराती शदीद। चले, मैं ब्रेक पे अमल दरामद करवा लूँ। करवाने चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल खेला गया और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा हुआ। पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है 5 विकेटों से, और अब आने वाले जो बाकी 4 मैचेस हैं देखना यह है कि उनमें क्या परफॉर्मेंस होगी। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब रिशाद महमूद साहब हैं, जो कि यूँ कहिए कि अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात की जाए तो शायद तकरीबन 35 साल से ज़्यादा जो है वो तकरीबन इनको हो चुके हैं, और ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उवैस, आप कैसे हैं? खैरियत है सर? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जैसा पाकिस्तान ने खेला ज़रा ज़्यादा खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो अगर हम इस मैच का थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लें। देखें, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला, हमने भी अच्छा खेला और जीते हम, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, शुरू जब हुआ मैच, बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी चल रही थी और हमने बड़ा कंटेन करके रखा हुआ था इनको शुरू के 10 ओवर्स में। फिर अचानक जो इन्होंने एक स्पीड दिखाई है और अपने स्कोर को 288 तक ले गए हैं, ये क्या शुरू में हमारी बॉलिंग जो है वो अच्छी थी, बाद में क्या हुआ हमें? जी हाँ, वैसा असल में बात यह है कि
जो रिसेंटली कुछ तनकीद भी रही है बाबर पे, वो दो हवालों से रही है। एक तो ये कि बेस्ट प्लेइंग 11 का सिलेक्शन उनका थोड़ा सा स्केची रहा है। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा होता है, बाज़ दफ़ा जो प्लेयर्स डिजर्विंग होते हैं वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते, जिसकी वजूहात समझ में नहीं आती क्यों। लेकिन ये कि उसके अलावा जो बॉलिंग चेंजेस हैं उस पे भी एतराज़ ये रहा है कि अगर एक बॉलर विकेट्स ले रहा है तो उस बॉलर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, एकदम से उसको हटा दिया जाता है। या फिर कोई बॉलर जो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहा है उसको मुसलसल यूज़ करते रहना। और उसके अलावा ये कि और जो ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा स्पिनर या फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर मौजूद है फील्ड में जो बॉलिंग कर सकता है और ओवर्स बेहतर कर सकता है, तो उनको बाज़ दफ़ा बॉलिंग उनसे कराई ही नहीं जाती। रिसेंटली इफ्तिखार पे भी इफ्तिखार के सिलसिले में भी ये तनकीद हुई कि उनको बॉलिंग के ओवर्स नहीं दिए गए। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं और ऐन वक्त पे ज़ाहिर है कप्तान का फैसला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चले बॉलिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर। बैटिंग में हमने जो आगाज़ किया बड़ा ज़बरदस्त, फ़खर ने तो खैर सेंचुरी बनाई, उसके साथ इमाम जो है उसने बहुत अच्छा पार्टनरशिप का साथ दिया। जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा रिलायबल कंसिस्टेंट पेयर मिल गया है ओपनिंग का? जी अच्छा, ये वैसा मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर टेस्ट ये होता कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कुछ ओवरसीज सीरीज हमारी पाकिस्तान से बाहर वनडे सीरीज प्लान कर देते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का ईयर है और होम ग्राउंड पे तो हमारे प्लेयर्स बहरहाल अच्छा ही खेलते हैं अक्सर, लेकिन असल में इनका टेस्ट होता है ओवरसीज जाके और दूसरे ग्राउंड्स पे जाके, दूसरे मुल्कों में जाके। तो मैं समझता हूँ कि फ़खर और इमाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फ़खर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन ये कि अगर बाहर इनको फ़र्ज़ कीजिए कि साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कोई ऐसे प्रैक्टिस मैचेस बाहर वनडे मिल जाते तो बड़ा आइडियल प्रिपरेशन होता वो वर्ल्ड कप के लिए। तो बहुत अच्छा पेयर ज़रूर है, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप में जो इसी साल है, मेरे ख्याल में ये पेयर टेस्ट होगा, काफ़ी टेस्ट ऑफ नर्व्स होगा इनके लिए डेफिनेटली। सही है। अच्छा, और न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर अगर हम ज़रा आपसे अब थोड़ी सी डिस्कशन करें कि हम तो अक्सर इनकंसिस्टेंट रहते हैं और हम एक मैच तो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, उसके बाद फिर हमें पता नहीं या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और एक मैच पे मैं नहीं सेलिब्रेट करूंगी सिर्फ, अभी मैं तो इंतज़ार करूंगी कि अगले 2-3 मैचेस भी कम से कम देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन दीगर टीमों के बारे में हम ये कहते हैं कि भाई ये अच्छी टीम है, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड आपको क्या लगता है कल कहाँ डगमगाया? जी अच्छा, इसमें शिफा मैं समझता हूँ कि क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि न्यूजीलैंड के 8 या 9 प्लेयर्स नहीं आए हैं, वो आईपीएल में बिजी हैं, उस वजह से नहीं आए। तो ये एक बहरहाल यंग टीम है न्यूजीलैंड की और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। T20 में भी पहले 2 मैच हारे वो, लेकिन आखिरी 2 जिस तरह जीते वो बहुत ही कमाल की उन्होंने कमबैक किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वनडे के स्क्वाड में कुछ चेंजेस हुए, T20 से कुछ प्लेयर्स अभी आए, उनको थोड़ा सेटल होने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। एक आध मैच और हो जाए, उनको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जाहिर है गर्मी भी है, डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, तो उसकी वजह से ये है डेफिनेटली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो यंग स्पिनर्स हैं उनका मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि फुकदान, फास्ट बॉलर्स तो उनके अच्छे आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहे न्यूजीलैंड के, लेकिन ये कि स्पिनर्स मुझे अब इस तरह के इन्होंने रविंद्र जिनको ट्राई किया, रविंद्र को इस सऊदी एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने कल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्पिनर्स में या मिडिल ओवर्स में इनका बैकअप उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा यंग टीम में कि जो रन्स को कंट्रोल कर ले। शुरू में डेफिनेटली अच्छे बॉलर्स मैट हेनरी वगैरह ने बॉलिंग की, टिकनर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मिडिल ओवर्स में कंट्रोल नहीं कर सके और उसके बाद फिर बाय द एंड उसमें फ़खर ने जो चार्ज लिया और अच्छी हिटिंग की, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो अननर्व हो गए। तो देखना है इसको कि अब ये आगे मैचेस में क्या कॉन्फिडेंस आता है इनको,
कल का दिन जो है वो रिकॉर्ड्स का दिन भी था। पाकिस्तान ने 500 वनडे जीत लिए, तीसरी टीम बन गई पाकिस्तान के जिसने 500 वनडे जीते हैं। बाबर आजम 12,000 रन बना लिए उन्होंने। नसीम शाह का रिकॉर्ड था, उन्होंने 20 विकेटें ले ली हैं अपने इब्तदाई 6 मैचों में। तो आई थिंक हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो है, बट डू यू थिंक कि इसके अंदर वर्ल्ड कप के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, कोई चेंज ऐसा जो कि आपको लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है? जी वैसा ये बिल्कुल जो बात है कि इसमें देखिए दूसरी टीमें जो हैं, जिस तरह के इंग्लैंड है उसने इससे फ़ायदा उठाया कि उन्होंने एक बिल्कुल अपने जो कंजर्वेटिव इंग्लैंड की टीम है, कंजर्वेटिव उनकी सोच रही है, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल एक मॉडर्नाइज करके एक बिल्कुल मॉडर्न बेस में उसको बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाया और ब्रेंडन मैकलम उनको कोच बना दिया। तो दोनों इतने एग्रेसिव लोग साथ हो गए और वो एग्रेसिव क्रिकेट जिस तरह की खेल रहे हैं, उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट को भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो उसमें कितनी कामयाबियां उनको मिल रही हैं। तो ऐसा बोल्ड डिसीजन और मैं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो प्लेयर्स पाकिस्तान में बेस्ट 11 बनती है या बेस्ट 15 बनते हैं, वो अक्सर नहीं खेल पाते। अब इफ्तिखार इतने ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, इमाद वसीम इतने अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन उनको इन 15 के स्क्वाड में वनडे में इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, ये वनडे की टीम जो है इन्होंने पूरे 5 वनडे के लिए अनाउंस कर दी। अगर ये 2 वनडे के लिए अनाउंस करते तो फिर चेंजेस की तवक्का थी कि आगे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अब इस 15 के स्क्वाड में उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कोई इंजरी ना हो जाए। तो अपना बेस्ट स्क्वाड तो हम खिलाएं, बेस्ट प्लेयर्स तो अपने फील्ड करें हम लोग। एहसानुल्लाह इतने ज़बरदस्त फाइंड है पाकिस्तान की, इतना ज़बरदस्त खेले, लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि उनको 5 T20 में से सिर्फ 1 में खिलाया गया। तो अगर हम अपने बेस्ट रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ सदमात से दो चार होना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि उसमें वर्ल्ड कप का ईयर है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अदर देन द बेस्ट 11 हम कोई और खिलाएं। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक एक्सपीरियंस्ड, और ऐसा एक्सपीरियंस इनका कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, और इनका एनालिसिस सुन के इंसान को लगता है कि भाई आप उनसे बहुत सीख रहे हैं या उनके तजर्बे से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो रिशाद महमूद साहब हमारे साथ थे। वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब एक और अफसोसनाक खबर जो कि हमारे सामने आई, और वो खबर ये थी कि खैरपुर के करीब कराची एक्सप्रेस को एक हादसा पेश आया। बुनियादी तौर पर उसके बिजनेस क्लास के एक डब्बे में आग लग गई और उस आग की वजह से 7 लोग जाँ बहक हो गए। इस वाक़े की तफसील हम लेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बख्श हमारे साथ मौजूद हैं खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बख्श साहब, इसकी तफसील अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें इस वाक़े की। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात खैरपुर के करीब टंडो मस्ती में पेश आया। ये कराची बस थी जो कराची से लाहौर जा रही थी और अचानक से उसके बोगी में आग लगी, जिसकी वजह से देखते ही देखते आग बढ़ती गई और मुकम्मल जो बोगी है उसको आग ने लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से एक खातून ने तो छलांग लगाने की कोशिश की ताकि बच जाऊं, मगर वो भी फौत हो गए। उसके बाद जो 6 अफराद थे वो तो जलकर वहाँ पर जाँबाग हो गए, जिसकी शनाख्त 6 की हो गई है, जबकि एक बच्चा है जिसकी शनाख्त हाल ना हुई है। रेलवे हुकाम का कहना है कि उसके सैंपल लेकर लेबार्टरी भेज दिए गए और जैसे वहाँ से आएगा तो उसकी भी शनाख्त हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मोहम्मद बख्श हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद। अब हम बात करेंगे बाबर रजा साहब से, जो कि डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस हैं पाकिस्तान रेलवे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा हम आपसे भी आपका टेक चाहेंगे कि ये जो हादसा पेश आया, या रेल के इस किस्म के मजीद पहले भी हादसा होते रहे हैं जिसमें कि धमाका हो जाता है या कोई अपने साथ सिलेंडर जो है वो कैरी कर रहा होता है, इन वाक़यात को रोकने के लिए उन इक़दाम पे आएंगे, लेकिन पहले इस वाक़े के हवाले से अगर आप कोई तफसीलात शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखिए, तफसील तो ये है कि ये 12:30 बजे के करीब जो है 26 और 27 की दरमियानी रात जो है, ये हमें इस बारे में इत्तला मिली कि बोगी में आग लग गई है। तो उसके फौरी बाद हमने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी
जो कि जैसे ही आई है तो विद इन 40 मिनट्स जो है 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, तो विद इन 40 मिनट्स हम इस पोजीशन में थे कि वो जो आग है उसको बुझा सकते। तो उससे जो है जब वो बुझ गई है तो उसके बाद ये तकरीबन 6:45 बजे जो है हमने इसको रवाना कर दिया था और फिर ये कल ज़ाहिर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गई। तो इसमें 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और जो तहकीकाती कमेटी है उसने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जो कि FGIR की सरबराही में है, और इंशाल्लाह इस पे जो भी इसमें कोई अगर कोई अपडेट आती है तो आपकी गोशगुजार करें। ठीक है। लेकिन अच्छा सर, जो रूल्स के हवाले से अगर हम बात अब करें आपसे कि माजी में भी इस तरह आगे लगती हैं ट्रेनों में, बोगियों में जो है वो आग भड़क उठती है या कुछ लोग सिलेंडर की धमाके हो जाते हैं या सिलेंडर का वाकया भी पेश आया मतलब था। मैं जो चाह रही हूँ पूछना वो ये है कि हमारे रूल्स हैं कोई मुसाफिरों के लिए कि भाई आप कुकिंग नहीं कर सकते, आप अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, आप किसी किस्म की आग नहीं अंदर लगा सकते, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि लोग सिलेंडर लाए होते हैं, वो पका भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो इनसे ही ये हादसात होते हैं। रूल्स हैं क्या और रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है? देखिए, रूल्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं कि यहाँ पे ट्रेन में सिलेंडर नहीं लाया जा सकता, सिगरेट नहीं पी जा सकती, हम इसको फॉलो भी करवाते हैं। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है तो हमारे गार्ड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जो कि रूल के बरखिलाफ जा रही हो तो वो उसको पोलाइटली इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। सही है। और कोई जुर्माने वगैरह का भी सिलसिला है, क्योंकि पोलाइटनेस तो हमारी कौम को समझ जरा कम ही आती है। जी जाहिर है, जुर्माना तो फिर वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिलेंडर है, जैसे अभी कोई दो रोज कबल ही किसी ने ले जाने की कोशिश की तो हमारे गार्ड ने उनको पकड़ लिया, तो फिर वो सिलेंडर भी कंफिस्केट हुआ और उनको तकरीबन 2000 रुपए जुर्माना भी हुआ। अच्छा, हमारे पास कोई इमरजेंसी सिस्टम नहीं है? फॉर इंस्टेंस अगर कोई आग लगती है, जैसे ये वाकया पेश आया जिसके बारे में अभी इब्तदाई तौर पर तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये एसी में लगने वाली आग है, अब वो एसी से जो आग लगी तो कोई इमरजेंसी सिस्टम, कोई इमरजेंसी बटन, कोई पैनिक बटन जिसमें वो जैसे हम ट्रेन रोकने के लिए एक जंजीर होती है जो खींची जाती है, तो क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है या वो डिस्टिंग्विशर्स नहीं है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर्स, या कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना इस तरह का? जी मैं अर्ज करता हूं, इमरजेंसी अलार्म साउंड समथिंग। वो क्या है कि ये 12:30 बजे के करीब रात को जो आग लगी है उस वक्त आपको पता है कि लोग ज्यादातर जो है वो या तो सो रहे होते हैं, जाग नहीं रहे होते यूजुअली, जो है ना, मतलब इतने एक्टिव नहीं होते। अच्छा, जब आग लगी है तो आग इतनी तेजी से फैलती है कि एक्सटिंग्विशर भी आप इस्तेमाल करें तो उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि मुसाफिरों का बाहिफाजत इनखला। आपको अभी मैंने अर्ज की कि इतनी ज्यादा शिद्दत थी आग की कि 3 फायर ब्रिगेड्स की बोगियां, वो जो गाड़ियां हैं वो 40 मिनट लगी रही हैं, उसके बाद ये आग बुझी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जब फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगेंगी तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम नहीं करेगा, क्या हैसियत रह जाएगी। तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम मुसाफिरों को अलहदा करते और इनखला करते, और जो बोगी है जो कि मुतासरा है उसको बाकी ट्रेन से अलहदा करते कि खुदा ना खास्ता उस बोगी से दूसरी बोगियों को आगे आग ना फैल जाए, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना था। तो हमने उससे पहले तारें काटी हैं, फिर उसकी कपलर को अलहदा किया है। तो ये करने के बाद हम जो है इस पोजीशन में थे कि इसको आगे फिर मजीद आगे रवाना कर सकते। और जो अमला है, और ये एक चीज़ और भी मैं समझना चाह रही हूँ कि जो हमारा अमला है रेलवे का, वो कितना होता है एक ट्रेन पे, या किसी बोगी के हिसाब से आप लोगों ने उनको डिवाइड किया होता है? जिस तरह जहाज़ों में होता है ना कि हमारे पास एयर होस्टेसेस हैं या क्रू होता है जहाज़ का, तो ट्रेन में क्या सूरत हाल होती है? कोई अमला होता है जो कि किसी का कोई मसला हो, मसाइल हो या कोई इस किस्म का हादसा हो तो उसमें लोगों को गाइड करने के लिए मौजूद हो? देखें, वहाँ ट्रेन गार्ड होते हैं, ट्रेन मैनेजर होता है, दीगर अमला होता है, तो वो गाइड कर रहे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मसला हो जाए तो वो उसमें फौरन जो है इतला देते हैं कि आप इस तरह के स्टेप्स ले लें, इक़दाम कर लें, इधर आ जाएं, फलां जगह पे चले जाएं। अगर कोई दरवाजा गलती से किसी ने खोल दिया है तो वो उसको गाइड करते हैं कि भाई इसको ना खोलें। फिर जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ भी बाज़ औक़ात जो है जब दूसरी साइड से उतरने लगते हैं लोग प्लेटफॉर्म की बैक साइड से, तो वहाँ भी गाइड किया जाता है। लेकिन आपके इल्म में है कि मुसाफिर सैकड़ों की तादाद में होते हैं, चंद लोग जो हैं वो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि फायर अलार्म लगा दें, जिस तरह मतलब आवाज शुरू हो जाए, कहीं से धुआं निकल रहा है या कहीं कोई स्मेल इस तरह से आ रही है तो वो डिटेक्ट करे, ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है?
यानी वो एक्सपेंसिव बहुत है? बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है। इसमें मजीद अर्ज ये करता चलूं कि ये इस तरह के वाकयात को इसमें मजीद कमी लाने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए मैकेनिज्म को कल फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो आप ट्रेनों में जो सीटें होती हैं वो फोम और रेक्सीन की होती हैं यूजुअली, वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। तो हम इसकी असेसमेंट करवा रहे हैं कि इसको ऐसे मटीरियल से रिप्लेस किया जाए जो आग ना पकड़ सके, आग या कम पकड़ता हो। तो इसकी हम असेसमेंट करवा रहे हैं ताकि जो है महफूज जो है सफर ऑलरेडी जो हमारा आप केलम में है कि रेलवे द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, इसको मजीद महफूज बनाया जा। बिल्कुल। और अलार्म्स होने चाहिए, फायर अलार्म्स होने चाहिए कि जैसे ही कहीं कोई इस किस्म का धुआं हो या कोई इस किस्म का शॉर्ट सर्किट वगैरह हो, वो फौरन इतना ऊंचा हो कि जो सो भी रहे हैं लोग वो भी फौरन अलर्ट हो जाएं कि कुछ हो गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त निकाला और अल्लाह ताला अपने अमान में रखे और इस किस्म के हादसात से हमें महफूज रखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।